बोर्ड एग्ज़ाम्स एक 10th क्लास के बच्चे के लिए बहुत ही इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है 11th में स्ट्रीम डिसाइड करते वक्त। और मुझ जैसे एवरेज बच्चे को कम से कम 75% स्कोर करने होते हैं ताकि वो कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स के लिए एलिजिबल हो सके। तो आज मैं आपको बताऊंगी कि कैसे मैंने बोर्ड एग्ज़ाम्स के फियर को ओवरकम किया और साथ ही साथ 96% स्कोर किया। सो ग्रीटिंग्स एवरीवन, माय नेम इज़ सृष्टि सिन्हा और आज हम इसी के बारे में बात करेंगे कि कैसे आप छोटी छोटी गलतियों को अवॉइड कर और स्मार्ट वर्क करके 10th क्लास में बहुत अच्छा स्कोर कर सकते। यहाँ स्क्रीन पर आ रहा होगा मेरा रिज़ल्ट। अगर आप इसको कैलकुलेट करेंगे तो अप्रॉक्स 96% आए हैं। मेरी मैथ्स वीक थी और साइंस भी मेरी थोड़ी वीक थी फिज़िक्स की वजह से। मैं हमेशा थर्ड ही आती थी, इनफैक्ट मैं कभी सेकंड भी नहीं आई। लेकिन मैंने 10th में ऐसा क्या किया जो मेरे तीनों सेक्शन में फर्स्ट पोजीशन आई, ये मैं आपको बताऊं। तो अब मैं आपको बताऊंगी कि कैसे चीज़ों को साइंटिफिकली ऐसे लर्न करें ताकि वो आपके दिमाग में छप जाए। तो इसके लिए आपको एक माइंडसेट बनाना पड़ेगा। सबसे पहले आप जो भी याद कर रहे हो उसको आप पढ़ो और उसको मेमोराइज़ करो फॉर द टाइम बिंग। उसके बाद आप उसको लिखो और अपने दिमाग में ऐसा माइंडसेट क्रिएट करो कि अगर ये क्वेश्चन आपके एग्ज़ाम में आता है तो आपके दिमाग में क्या आना चाहिए ताकि उसी टाइम आपको आंसर याद आ जाए। उसके बाद जब ये चीज़ आपने माइंडसेट बना ली, उसके बाद आप उसको एक बार रिवाइज़ करो, अंडरस्टैंड करो। और यही चीज़ आपको टाइम टू टाइम करते रहनी है। जब भी आप उसको रिवाइज़ करोगे एक बार लिखना ज़रूर है ताकि वो चीज़, वो कॉन्सेप्ट आपके दिमाग में बिल्कुल बैठ जाए। तो अब एक इम्पॉर्टेंट फैक्टर आता है जिसका नाम है कोचिंग, कि हम पढ़े कहाँ से। मैंने बहुत ही छोटी एज से ऑनलाइन पढ़ना स्टार्ट कर दिया और यहाँ तक कि मैंने कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम को क्रैक करने के लिए भी ऑनलाइन ही पढ़ाई की है। मैंने आज तक कभी ऑफलाइन कोचिंग ज्वाइन नहीं करी, बट यू कैन डू वट एवर सूट्स यू। अगर आपके घर से काफ़ी दूर है तो आई विल सजेस्ट कि आप ऑनलाइन पढ़ें। ऑनलाइन इज़ द बेस्ट, बस डिसिप्लिन मेंटेन करना आना चाहिए। अगर ऑफलाइन अवेलेबल है आपके एरिया में, डेफिनेटली गो फॉर ऑफलाइन। अब फोर्थ पॉइंट, बुक्स, कि हम बुक्स कौन कौन सी पढ़ें। देखो, फालतू की बुक्स मत लो, क्योंकि अब यहाँ तक कि कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम भी NCERT ओरिएंटेड ही आती है। तो बोर्ड एग्ज़ाम्स की बात करें तो ये सबसे पहली सीढ़ी है तुम्हारे लिए। गो फॉर NCERT तुम्हें थरो हो जाए, उसके बाद तुम सेकेंड स्टेप पे जाओ, दैट इज़ रेफरेंस बुक। तो सबसे पहले तुम्हें अपनी NCERT अच्छे से कंठस्थ करनी है, अपने दिमाग में बिठानी है। अगर मैं रेफरेंस बुक की बात करूँ तो मैं जब पढ़ रही थी तो मैथ्स में मैंने RD शर्मा यूज़ करी थी। RD शर्मा मैंने पूरी सॉल्व करी थी मैथ्स। साइंस में लखमीर सिंह करके एक बुक आती है, सर्च भी कर सकते हो। लखमीर सिंह के मैं तुम्हें फीचर्स बताती हूँ। लखमीर सिंह एक ऐसी बुक है जो एक बच्चा बहुत आराम से पढ़ सकता है, क्योंकि उसमें बहुत ही हाई फाई लैंग्वेज नहीं है। हर एक कॉन्सेप्ट बिल्कुल लाइन टू लाइन अच्छे से एक्सप्लेन किया गया है, बिल्कुल सरल इंग्लिश में, ताकि तुम्हें समझ में आ जाए। और हर टॉपिक की डीप अंडरस्टैंडिंग है, तो इसीलिए मैंने लखमीर सिंह ली थी। अगर SST की बात की जाए तो आप YouLike यूज़ कर सकते हैं। YouLike में बहुत सारे क्वेश्चंस हैं, बहुत सारे माइंड मैप है, पॉइंट्स टू पॉन्डर है, हर चैप्टर की अच्छी समरी दे रखी है अपने वर्ड्स में और लंबी समरी। इनकेस तुम्हें चैप्टर पढ़ने का टाइम नहीं मिला या फिर बहुत टाइम हो गया तुम्हें चैप्टर पढ़े, तो तुम समरी पढ़ लोगे तो तुम्हें चैप्टर का एक आइडिया लग जाएगा दिमाग में। CBSE की साइट पे सैम्पल पेपर्स आते हैं हर साल के, वो सॉल्व करो, या फिर कोई भी बुक के तुम सैम्पल पेपर्स कर सकते हो। अलग से उसके लिए एक रेफरेंस बुक खरीदने की आई डोंट थिंक देयर इज़ अ नीड। अब बात करते हैं PYQs की। तो देखो, तुम्हें ये सबने बताया होगा कि PYQs प्रैक्टिस करो, अच्छी अंडरस्टैंडिंग होगी, आई नो, बट बहुत सारे बच्चों को PYQs ही नहीं पता कौन से करने होते हैं। 90s के PYQs लगा के बैठे होते हैं जिनका कोई फ़ायदा नहीं है। तो देखो, अगर तुम्हें PYQs प्रैक्टिस करने हैं तो लास्ट 7 ईयर्स के PYQs करो। दिस इज़ द मोस्ट सफिशिएंट थिंग यू कैन डू। उससे पीछे जाने का कोई फ़ायदा नहीं है, क्योंकि ट्रेंड जो है वो सेम रहता है। भले ही पैटर्न चेंज हो जाए, लैंग्वेज चेंज हो जाए, लेकिन ट्रेंड विल ऑलवेज बी द सेम। तो लास्ट 7 ईयर्स के PYQs अगर तुमने लगा लिए हैं तो तुम्हारा काम हो गया है। स्पेशली अगर मैं मैथ्स की बात करूं तो तुम 10 ईयर्स तक जा सकते हो, बट साइंस के लिए, हिंदी के लिए लास्ट 7 ईयर्स के PYQs आर मोर देन इनफ। तो अब 7th चीज़ आती है स्ट्रैटेजी। मैं आपको स्ट्रैटेजी में 5 पॉइंट्स बताऊंगी, 1 by 1। आप इन्हें बाय हार्ट फॉलो करिए, फिर तो किसी चीज़ की ज़रूरत ही नहीं है। तो पॉइंट नंबर 1, मेंटेन अ डायरी। डायरी कैसी होनी चाहिए? डायरी, एक छोटी सी डायरी ले लो, 20-25 रुपीज़ की डायरी आती है। उसमें तुम्हें क्या लिखना है? उसमें तुम्हें हर दिन का शेड्यूल लिखना है
जो भी तुम पढ़ने वाले हो मैं स्क्रीन पे भी लगा दूंगी। ये मेरी डायरी थी तो मैं इस तरह से लिखती थी। देखो मैंने कैसे लिखा है, नंबरिंग डालो, तुम्हें जो जो सब्जेक्ट में जो जो काम करना है। फॉर एग्जांपल तुम्हें मैथ्स की एक्सरसाइज 6.3 सॉल्व करनी है, फिर इंग्लिश में तुम्हें चैप्टर 4 करना है, हिंदी में मान लो तुम्हें लिटरेचर का चैप्टर 3 करना है, एसएसटी में तुम्हें सिविक्स में चैप्टर 1 करना है। तो इस तरह से नंबरिंग वाइज टॉपिक लिखो अपने, और उसके बाद जब तुम्हारा टॉपिक ख़त्म हो जाए तो उस पर 2 टिक लगाओ जैसे मैंने लगाया है। तो इससे क्या होगा कि आपके दिमाग में, सबकॉन्शियस माइंड में ये चीज़ रहेगी कि मेरे को ये काम करना है, ये काम मेरा पेंडिंग है, और उस चीज़ को बाय हार्ट फॉलो करो। मैं ये नहीं कह रही एक ही दिन में तुम सब कुछ लिख डालो, क्योंकि नहीं होगा। धीरे धीरे स्टार्ट करो, एक दिन में 2 टॉपिक करो, फिर जब वो तुम्हारा हो जाए, टाइम बच जाए, फिर 3-4 टॉपिक बढ़ाओ अपने। ऐसे रोज़ रोज़ करोगे तो तुम्हारा सिलेबस कभी भी छूटेगा नहीं, कभी भी लैक आउट नहीं करोगे। एंड ट्रस्ट मी, जितने भी टॉपर्स हैं सब यही काम करते हैं, सबका शेड्यूल फिक्स रहता है कि किस दिन क्या पढ़ना है। इसी वजह से वो डेट शीट आने से पहले ही रिवाइज करने लग जाते हैं। सेकेंड पॉइंट, टेक डाउट्स ऑफ योर फ्रेंड्स। यस, आप अपने फ्रेंड्स के डाउट्स लीजिए, आपका रिवाइज हो जाएगा। अगर आप कोई डाउट सॉल्व नहीं कर पाते तो आपको उसी टाइम पता लग जाएगा कि आपकी कहाँ गलती हो रही है, आपको क्या नहीं आता, फिर जाके आप बाद में उसको रिवाइज करिए और पढ़िए। थर्ड इम्पॉर्टेंट थिंग इज़ फेस योर रिजल्ट्स। बहुत सारे बच्चों को मैंने देखा है, इनफैक्ट मैं खुद भी, मेरे कम मार्क्स आते थे तो मैं दिमाग में यही सोचती थी कि टीचर ने अच्छे से चेकिंग नहीं करी, या फिर कुछ भी बेकार सा एक्सक्यूज़ देख के मैं उसे टाल देती थी कि नहीं मेरे तो इतने कम मार्क्स आ ही नहीं सकते, मैंने इतनी पढ़ाई की थी। बट द रियलिटी तो वही होती है जो आपके सामने है। सो फेस योर रिजल्ट्स। और इसका सबसे अच्छा तरीका मैं बताती हूँ कि अपना रिज़ल्ट अपने पेरेंट्स से शेयर करो और उन फ्रेंड्स से शेयर करो जिनसे तुम्हें एक कंपटीशन की भावना होती है। तो ये चीज़ें तुम्हें पुश करती हैं कि और अच्छा करो और अच्छा करो। तो कभी भी इस चीज़ से फेयर आउट नहीं करना कि लोग क्या सोचेंगे, मेरे इतने कम रिजल्ट आए हैं, बिल्कुल भी नहीं। यही चीज़ें आपको पुश करती हैं, और अल्टीमेटली आपको बोर्ड एग्जाम में बैठना है। उससे पहले के मार्क्स आपके जितने भी आ रहे हैं पूछेंगे तो सब वही जो बोर्ड। फोर्थ पॉइंट इज़ नो प्रोक्रेस्टिनेशन। यस, अगर आप रोज़ टाल मटोल करते रहेंगे कि आज नहीं, कल करूँगा, परसों करूँगा, बोर्ड्स आने में भी बहुत टाइम है, 3 महीने पहले पढ़ लूँगा, हो जाएगा। देखो हो जाएगा, पास हो गए ज़्यादा से ज़्यादा। अगर तुम्हारे बड़े सपने तब तो उसके लिए तुम्हें घिसना ही पड़ेगा। एंड फिफ्थ इज़ हैव ग्रुप डिस्कशंस। दिस इज़ अ लिटिल डिफ़िकल्ट, और थोड़ा सा कह सकते हैं कि बच्चों से नहीं हो पाता। आप टॉपर्स के फ्रेंड सर्कल में रहोगे ना तो आप देखोगे कि वो पढ़ाई की बातें करते हैं, उन्हें क्या नहीं आया, उन्होंने कोचिंग में क्या पढ़ा, उन्हें क्या समझ में नहीं आ रहा, फिर वो आपस में डिस्कस करते हैं। और यही चीज़ कहीं ना कहीं सबकॉन्शियस माइंड को हिट करती है डैट यू हैव टू पुश योरसेल्फ, ताकि आप उनसे आगे जा सको। तो ग्रुप डिस्कशंस में फालतू की बातें ना करके अगर आप इन चीज़ों को 5 मिनट भी डिस्कस करेंगे तो आपकी आदत लग जाएगी और आपको मन करेगा फिर ये और करने का। एक इम्पॉर्टेंट चीज़ आती है जिसका नाम है टाइम टेबल। की टाइम टेबल कैसे बनाएं? तो देखो, टाइम टेबल कोई भी तुम्हें एक पेपर पे लिख के नहीं दे सकता कि इसको फॉलो करो, क्योंकि वो नहीं होने वाला। और मैं ये भी नहीं कहूँगी कि दीवार पे लगाओ इतना बड़ा टाइम टेबल सबको दिखाने के लिए कि देखो हम कितना पढ़ते हैं। जो तुम डायरी बनाते हो उसी में बस टाइम स्टैम्प्स लगा दो कि इतने से इतने बजे तक ये पढ़ना है, इतने से इतने बजे तक ब्रेक है। सबसे अच्छी चीज़ अगर मैं तुम्हें इसमें भी स्ट्रैटेजी बताऊं तो तुम अपने सब्जेक्ट चूज़ कर सकते हो एक दिन में। फॉर एग्जांपल मेरी मैथ्स वीक है तो मैं डे 1 पे अगर अपना टाइम टेबल बनाऊंगी तो मैथ्स पढ़ूंगी, फिर अपना एक स्ट्रॉन्ग सब्जेक्ट फॉर एग्जांपल इंग्लिश, और इंटरमीडिएट में मैंने मान लो हिस्ट्री पढ़ ली तो ये 3 सब्जेक्ट मैं एक दिन में पढ़ूंगी। फिर उसके अगले दिन मैं इनको इंटरचेंज करूँगी। फॉर एग्जांपल सेकेंड डे पे मैं साइंस पढ़ूंगी और हिंदी ले लिया और इको ले ली मैंने। तो इस तरह से आप अपना टाइम टेबल बनाइए। आप चाहें तो इन सब्जेक्ट्स को बढ़ा भी सकते हैं, कम भी कर सकते हैं अपने पोटेंशियल के हिसाब से। कन्फ्यूजन नहीं होनी चाहिए। बी क्लियर व्हाट यू हैव टू स्टडी। नेक्स्ट इज मेंटर। यस, फर्स्ट ऑफ ऑल व्हाट इज मेंटर? लोग मेंटर का मतलब समझते नहीं है। मेंटर होता क्या है? मेंटर सिर्फ वो आदमी नहीं होता जो सिर्फ आपके डाउट्स ले, बल्कि आपके हर स्टेप में आपका साथ दे। मतलब कोई ऐसा आदमी जिससे आप अपनी हर बातें खुल के शेयर कर सकते हो। मेरी लाइफ में मेरे मेंटर मेरी मम्मी रही हैं और मेरे पापा भी रहे हैं। इन्हीं लोगों से मैं हमेशा अपनी चाहे छोटी से छोटी प्रॉब्लम क्यों ना हो इसको शेयर करो। डाउट्स के लिए तुम्हारे पास हमेशा कोई ना कोई आदमी ऐसा अवेलेबल होना चाहिए जिससे तुम खुल के डाउट्स पूछ सको, क्योंकि अगर तुम्हारे डाउट्स क्लियर नहीं होंगे तो फिर इतना पढ़ने का कोई फ़ायदा नहीं है। द बेस्ट थिंग इज़
जो तुम्हें टीचर्स स्कूल में पढ़ाते हैं उनसे डाउट्स ले लो, या फिर अब तो इतने सारे ऐप्स आ गए हैं तो ऐप्स में तुम अपने डाउट क्लियर कर सकते हो। डाउट क्लियर करना इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। अब लास्ट पॉइंट पे आते हैं जो कि रहेगा एक बोनस। तो बोनस में आप एक काम करिए, अपने फ्रेंड का होमवर्क करिए। दिस इज़ द बेस्ट थिंग यू कैन डू। उसके बदले आप अपना काम करा लो उससे, आपकी भी प्रैक्टिस हो जाएगी, वो भी खुश हो जाएगा। 10th क्लास निकल गई। अब मैं आपको एक सैड रियलिटी बताती हूँ 10th क्लास की, जो वही बता सकता है जिसने 10th क्लास फेस करी है। 10th बोर्ड्स आर इम्पॉर्टेंट until you choose your stream. If you are planning to take commerce or arts, just take it very easy. The main thing is don't let your life depends on it. ऐसा कुछ नहीं होता कि 10th क्लास में नंबर नहीं आया तो ज़िंदगी बर्बाद है, आगे कुछ नहीं हो सकता, आपका करियर ख़त्म है, ऐसा कुछ भी नहीं है। मैंने भी 10th क्लास पढ़ी है, मैंने बहुत मेहनत से 10th क्लास में 96% स्कोर किए, लेकिन आई डोंट थिंक कि इतना भी वर्थ इट है ये, क्योंकि जब मैंने अपने कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स में ड्रॉप लिया तो मुझे यही सुनने को मिला कि क्या फ़ायदा 10th में इतना पढ़ने से, 12th में इतना पढ़ने से, जब अभी ड्रॉप लेना पड़ रहा हो। तो अगर बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस दे रखी है तो कम करिए। तो मैं ये नहीं कह रही हूँ कि इसको बिल्कुल सीरियसली ही मत लो, कोई वैल्यू नहीं है इसकी, है, इट इज़ इम्पॉर्टेंट, लेकिन इतना भी इम्पॉर्टेंट नहीं कि आपकी लाइफ से ज़्यादा इम्पॉर्टेंट हो जाए। अगर मैं रॉ लैंग्वेज में बोलूँ तो डोंट मिस स्कूल पिकनिक्स, बेस्ट फ्रेंड की बर्थडे पार्टी, गेट टुगेदर, एनुअल डे, स्पोर्ट्स डे, फेस्ट अगर होता हो तो डोंट मिस ऑल थिंग्स, बिकॉज ये चीज़ लाइफ में एक ही बार आती है। 10th क्लास दोबारा नहीं आएगी आपके पास, और मैंने इस चीज़ के लिए जितनी भी सेक्रीफाइस करी, अब मुझे रिग्रेट हो रहा है कि मुझे चले जाना चाहिए था, फ्रेंड्स के साथ थोड़ा इन्जॉय करना चाहिए था, बट अब जो हो गया सो हो गया। तो मेरी जितनी भी ऑडियंस ये देख रही है 10th क्लास वाले, इन चीज़ों को मिस मत करो, ये चीज़ें भी इम्पॉर्टेंट है, साथ में इन्जॉय करना भी इम्पॉर्टेंट है। इट्स जस्ट ये टाइम वापस नहीं आएगा। सो दैट्स इट फॉर दिस वीडियो। आई थिंक यू एन्जॉयड दिस वन। आई नो ये बहुत ज़्यादा ब्रूटल वीडियो हो गई, बट मेरे चैनल पे आई ओनली स्पिट फैक्ट्स, और मैं हवा में बातें नहीं करती ना। मुझे बहुत ही अच्छा आपको मीठा मीठा बताना आता है कि ये हो जाएगा, वो हो जाएगा, लाइफ सेट है 10th के बाद, ऐसा कुछ भी नहीं है। सब मेस्ड अप होने वाला है, आगे बहुत ज़्यादा अप्स एंड डाउन्स आने वाले हैं। तो ऐसा मत समझना कि 10th क्लास करके यू आर फ्री एंड सब कुछ हो जाएगा अपने आप आगे। इट्स जस्ट अ केक वॉक, नथिंग लाइक दैट। तो दैट्स इट फॉर दिस वन। See you in the next video. Thank you.